ठीक है, इसमें डिजीज पार्टनर का गुडविल का शेयर निकलेगा और उसको हम पे कर देंगे। कौन पे करेगा? गेनिंग पार्टनर्स उसको पे करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमें सेम जो हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो में। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। कहने का मतलब है कि सब कुछ सेम बनेगा, सब कुछ सेम बनेगा, बस एक डिफरेंस क्या आएगा, मैं डिफरेंस लिख देता हूँ कि हमें नई चीजें क्या करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो हमें करना पड़ेगा, हमें जो डिजीज पार्टनर है, डिजीज पार्टनर की जो पेमेंट बनेगी, हमें पेमेंट ऑफ डिजीज पार्टनर, पर डिजीज पार्टनर वो होता है जो मर चुका होता है। ठीक है, उसकी जो पेमेंट होगी हम क्या करेंगे, पेमेंट ऑफ डिजीज पार्टनर हम ट्रांसफर कर देंगे या तो एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में। ठीक है, या तो हम एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे या फिर हम पेमेंट कर देंगे। और ये पेमेंट किसको जाएगी? पेमेंट टू डिजीज पार्ट एग्जीक्यूटर को ही पेमेंट जाएगी। एग्जीक्यूटर को पेमेंट क्यों जाएगी? एग्जीक्यूटर को पेमेंट इसलिए जाएगी क्योंकि जो डिजीज पार्टनर है वो अब इस दुनिया में नहीं है, उसको हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, उसको नीचे कैसे बुलाएंगे पेमेंट करने के लिए। ठीक है, चलो, तो ये सब हमने पहले भी किया हुआ है, ये सारी चीजें हमने बनाई हुई है, बिल्कुल सेम रिटायरमेंट वाला केस होगा। ठीक है, इसमें जो नई चीज है, नई चीज क्या है इसमें बेटा, जो इसमें जो नई चीज आएगी, पहला तो एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट या फिर एग्जीक्यूटर अकाउंट में पेमेंट हो जाएगी, या फिर सोचो, चलो इस क्वेश्चन से पहले, इस टॉपिक से पहले जो मैं बताने वाला हूँ, हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर हम नया टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, हम इसमें करते हैं, तो बेटा हम इसमें क्वेश्चन नंबर 34 कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, नहीं 34 नहीं कर सकते। ठीक, नहीं अभी हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, चलो उस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिला जो मैं सोचा। चलो फिर मैं समझाता हूँ कि एक्चुअल में इसमें होगा क्या। अब इसमें जो नई चीज है वो क्या है, अभी तक जो हमने बेटा रिटायरमेंट के क्वेश्चंस किए, रिटायरमेंट या फिर एडमिशन के क्वेश्चन किए हैं, उसमें या तो रिटायरमेंट या फिर एडमिशन, इसमें रिटायरमेंट की डेट और एडमिशन की डेट क्या होती थी? क्लोजिंग बैलेंस शीट वाली डेट ही होती थी। यानी हम एडमिट कब करेंगे? जिस डेट पे हमारी बैलेंस शीट गिवन होगी उस डेट पे हमने उसको एडमिट किया, या फिर हमने रिटायर कब किया? जिस डेट पर बैलेंस शीट गिवन है उसी डेट पे रिटायर हो गया। ठीक है, अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं उन सब में बैलेंस शीट की डेट पर ही या तो हम रिटायरमेंट कर रहे हैं या फिर हम एडमिशन कर रहे हैं नए पार्टनर का। अब मुझे बताओ, अगर हम बात करते हैं डेथ की, हम बात करते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर, अब एडमिशन और रिटायरमेंट बैलेंस शीट की डेट पर होने से हमें क्या फायदा हुआ? बैलेंस शीट की डेट पर एडमिशन और रिटायरमेंट होने से हमें ये फायदा हुआ कि हमें जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आया होगा वो हम बांट चुके होंगे। ठीक है, सारे अकाउंट्स हमारे क्लोज हो गए होंगे, बस हम ये रिवैल्यूएशन और ये पार्टनर्स कैपिटल और ये ट्रीटमेंट करते थे। ठीक है, चलो ये हमें बेनिफिट मिला था, हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये सब कुछ हम क्लोजिंग के टाइम पर कर चुके थे। ठीक है बेटा, एक मिनट जरा वेट करो।
तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? हमने कहा कि अभी तक हमने जो एडमिशन के क्वेश्चन किए थे और जो रिटायरमेंट के क्वेश्चन किए थे, इन क्वेश्चन में एडमिशन और रिटायरमेंट की जो डेट थी, वो क्या थी? वो बैलेंस शीट की डेट थी। जिस डेट पे बैलेंस बैलेंस शीट हमें गिवन थी, उसी डेट पर वो रिटायर हुए थे या फिर उनका एडमिशन हमने लिया था अपनी बिजनेस फर्म के अंदर। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती है? अब जो डेथ है, अब बेटा अगर कोई पार्टनर दुनिया छोड़कर चला जाएगा, तो क्या वो ये सोच कर जाएगा कि नहीं, जब बैलेंस शीट क्लोज होगी ना, मैं तभी मरूंगा? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, डेथ तो कभी भी हो सकती है, मिडिल ऑफ द ईयर हो सकती है, 2 महीने बाद हो सकती है, ईयर स्टार्ट होने के 3 महीने बाद हो सकती है। तो डेथ पे तो किसी का कंट्रोल ही नहीं है। ठीक है, एडमिशन और रिटायरमेंट जो हम करते थे, वो हम बैलेंस शीट की डेट पर करते थे, जो जिस डेट पर हमें बैलेंस शीट गिवन होती थी। और ये ज्यादातर कब होती थी? 31 मार्च को या फिर 1 अप्रैल को। ठीक है, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई हमें अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। फाइनल अकाउंट्स फॉर एग्जांपल, ना तो हमने इसमें प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, ना ही हमने इसमें ट्रेडिंग बनाया। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ बन चुका था, तभी तो बैलेंस शीट बनी होगी। अब डेथ में प्रॉब्लम क्या होगी? डेथ में नया केस हमारा ये आएगा कि डेथ किसी भी डेट को हो सकती है। जरूरी नहीं है कि डेथ हमारी 31 3 या 1 4 को ही होगी, वो तो कभी भी हो सकती है, उस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। तो इस केस में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, बहुत ध्यान से देखना, मान लेते हैं कि ए, बी और सी ये 3 पार्टनर्स हैं और इनका ओल्ड रेशो है 3/6, 2/6 एंड 1/6। इनमें से ए भगवान को प्यारा हो गया। ठीक है, और कौन सी डेट को हुआ? फॉर एग्जाम्पल 30 जून 2020 को ये दुनिया छोड़कर चला गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब बिल्कुल सेम क्या करेंगे? हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, कोई भी रिजर्व या और सरप्लस है बैलेंस शीट में, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट भी बनाएंगे, सारी चीज करेंगे। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या करेंगे? एक्स्ट्रा बेटा ध्यान से देखो, ये कौन सी डेट को एक्सपायर हुआ? ये हुआ 30/6 को। इसका मतलब 1/4/2020 से लेकर 30/6/2020 तक फर्म ने काम किया होगा या नहीं किया होगा? हाँ, फर्म ने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की होंगी। तो इन दोनों, इस पूरे पीरियड में, ये 3 महीने का पीरियड है। इन 3 महीने में फर्म ने क्या कोई प्रॉफिट अर्न किया होगा? हाँ, कोई प्रॉफिट या लॉस अर्न किया होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे इस प्रॉफिट या लॉस को? इस प्रॉफिट या लॉस को हमें देना पड़ेगा किसको? शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर हमें पे करना पड़ेगा। भाई वो 30/6 को मरा है ना, तो 3 महीने तो वो पार्टनर रहा था हमारा, तो इस 3 महीने के बीच में ट्रांजेक्शन्स की वजह से जो हमें प्रॉफिट या लॉस हुआ है, वो हमें पे करना पड़ेगा डिजीज पार्टनर को। ये इसमें नई चीज निकल कर आई है। ठीक है, तो ये तो थी बेटा प्रॉफिट या लॉस की बात। हो सकता है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रहे थे, तो वो भी देना पड़ेगा 3 महीने का। ठीक है, हो सकता था कि हम इसको सैलरी भी दे रहे थे, तो 3 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें बैलेंस शीट दी हुई है 31/3/2020 को, तो इस डेट तक तो हमारे सारे अकाउंट्स बन चुके होंगे, हमने प्रॉफिट भी दे दिया होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया होगा पूरे साल का, और सैलरी भी दे दी होगी। लेकिन क्योंकि अब पार्टनर जो हमारा एक्सपायर हो रहा है, वो मिडिल ऑफ द ईयर हो रहा है। कौन सी डेट को हुआ? 30/6 को। तो 1/4 से 30/6 तक के तो हमने अकाउंट्स प्रिपेयर किए नहीं है, फाइनल अकाउंट्स, ना ही हमने कोई ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ना ही हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। तो इसीलिए इस पीरियड का हमें प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसका शेयर देना पड़ेगा ए को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमें पे करना है तो वो भी देना पड़ेगा 3 महीने का। सैलरी अगर देनी है तो वो भी 3 महीने की हमें ए को पे करनी पड़ेगी।
सबको समझ में आया क्या करेंगे अब हम? तो Yes, sir. पे करना कुछ मुश्किल नहीं है, पे करना तो बहुत आसान है। एंट्री क्या होगी? एंट्री सिंपल है, जो हम एंट्री की चलो बात हम बाद में करेंगे। तो मेन चीज़ है इन सब की कैलकुलेशन, यानी हमें ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सर कैलकुलेट करने का मतलब क्या हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाकर सैलरी देनी पड़ेगी? नहीं, वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये तीनों अकाउंट्स हमेशा 31 मार्च को यानी ईयर एंड पर ही बनते हैं। तो हम 30/6 को ये अकाउंट्स नहीं ओपन कर सकते, ठीक है? ये तो लास्ट डेट पर ही बनते हैं। तो क्या करेंगे इस केस में? चलो देखते हैं हम क्या करेंगे इस केस में। तो अब सभी नोट करना स्टार्ट करना। तो इस केस में हम क्या करेंगे? पेमेंट, मैं हेडिंग डाल रहा हूं, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर सैलरी, हम किस तरह पे करेंगे, ठीक है? उसके बारे में हम लिख रहे हैं। तो इसे बेटा दो केसेस है। तो फर्स्ट केस क्या है? इफ रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, if ratio of remaining partners is not changed, ठीक है? अगर रिमेनिंग पार्टनर्स, जैसे इस केस में हमारा ए एक्सपायर हो गया तो बी और सी बचे, तो मान लेते हैं इनका न्यू रेशो 2:1 है, तो क्या इनका रेशो चेंज हुआ? नहीं, इनका रेशो चेंज नहीं हुआ, वही राशि। तो इस केस में क्या होगा? इस वाले केस की हम बात कर रहे हैं। इफ रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स इज नॉट चेंज, यहाँ पर हम कैसे पेमेंट करेंगे? तो यहाँ पर हम पेमेंट की एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है? चाहे हम इंटरेस्ट की पेमेंट करें, प्रॉफिट एंड लॉस की पेमेंट करें, या फिर सैलरी की पेमेंट करें, एंट्री हमारी ये होने वाली, ठीक है? सर सेम एंट्री करेंगे तीनों केसेस में। हाँ सर हम एग्जीक्यूटर के अकाउंट में नहीं डालते। बेटा, वो कैपिटल का फाइनल बैलेंस डालेंगे, अभी तो हम कैपिटल ही निकाल रहे हैं ना, फाइनल पेमेंट, ओके ओके ठीक है? अभी तो हम उसकी कैपिटल का फाइनल पेमेंट निकाल रहे हैं, तो इसलिए कैपिटल में डालेंगे। जब कैपिटल की पेमेंट करेंगे तो उसको एग्जीक्यूटर में डाल देंगे, ठीक है? क्वेश्चन करेंगे, अभी क्लियर हो जाएगा। तो जहां पर इनका न्यू रेशो चेंज नहीं हो रहा है, वहां पर हम सिंपल ये एंट्री करेंगे सभी केसेस में, चाहे हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, सेम एंट्री रहेगी, ठीक है? तो बहुत इजी हो जाएगा। अब जहां पर रेशो चेंज हो रहा है, वेयर न्यू रेशो इज चेंज्ड, यानी इस वाले केस में हमारा जो इनका ओल्ड रेशो था बी और सी का, वो था 2:1। अगर ये चेंज होकर 3:2 हो जाए, 5:4 हो जाए, इक्वल हो जाए, यानी 2:1 से अलग हो जाए, तो इसका मतलब ये चेंज हो गया। इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में बेटा हम एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। किस रेशो में? इन सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, ये एंट्री पास हो, ठीक है? और ये एंट्री क्या होती है हमारी? सिंपल है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है? सबको समझ में आया?
हमने क्या किया, जहां पर इनका रेशियो चेंज नहीं हुआ वहां पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया, ठीक है। और जहां पर रेशियो चेंज हो गया वहां पर हम जो पार्टनर गेन कर रहे हैं उनको डेबिट करेंगे और डिजीज पार्टनर की कैपिटल में पेमेंट कर देंगे। इन तीनों के लिए सेम एंट्री पास हो, ठीक है। अब जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो हमें और भी चीजें समझ में आएंगी। तो सर ये तो ज्यादा मुश्किल था नहीं, है तो आसान था, बस हमें पेमेंट करनी है। बेटा मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। मुश्किल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि हमें जो इंफॉर्मेशन दी होगी इन चीजों को कैलकुलेट करने के लिए उसकी लैंग्वेज थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, बस और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। और ऐसा करो कि इसका एक छोटा सा एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नोट नहीं किया है तो आगे चलते हैं। चलो चैप्टर नंबर 7 तो हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल पहले एक सिंपल क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 34 में देखो, आर एस टी ये तीनों पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 5:3:2। ऑन 31 मार्च 2018 को इनकी बैलेंस शीट दी हुई है, 31/3/2018 को बैलेंस शीट दी है। अब इसमें इन तीनों में से टी भगवान को प्यारा हो गया, टी मर गया। कौन सी डेट को मरा? ये मरा 1 अगस्त को, यानी मिडिल ऑफ द ईयर में ये एक्सपायर हुआ है, ठीक है। तो 1 अप्रैल से लेकर 31/7 तक, 1 अप्रैल से लेकर 31/7 तक का जो प्रॉफिट वगैरह है जो भी हमें देना है वो हम इसको पे करेंगे, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर हमें गुडविल की वैल्यूएशन दी हुई है, हमें रिवैल्यूएशन के कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब सी पॉइंट देखो क्या कह रहा है। सी पॉइंट कह रहा है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग टीज शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ 18-19 यानी 31/3/2018 के बाद जो हमारा न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, जो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है उसके प्रॉफिट की बात कर रहा है। उसका प्रॉफिट कहाँ तक? 31/7 तक, क्योंकि 1 अगस्त को ये एक्सपायर हो गया। तो 1 अप्रैल से 31/7 तक का जो प्रॉफिट है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। इंफॉर्मेशन क्या है पढ़ लेते हैं। द प्रॉफिट्स इन 18-19 should be taken to have accrued on the same scale as in 17-18, ठीक है। ये कह रहा है, इस लाइन का मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि जो 18-19 का प्रॉफिट होगा, ठीक है, 1/4/2018 से 31/7/2018 तक का जो प्रॉफिट होगा वो बिल्कुल सेम एक्रू करेगा जैसा कि 2017-18 में किया था। यानी सेम 2017-18 के प्रॉफिट को हम 18-19 का प्रॉफिट कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। फिर आते हैं पॉइंट नंबर डी पर। पॉइंट नंबर डी में कह रहा है कि 21,000 रुपए हम इमीडिएटली पे कर देंगे एग्जीक्यूटर्स ऑफ टी को, और बाकी हम 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट से पे करेंगे 10% इंटरेस्ट के साथ। अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है? इस क्वेश्चन में हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है और टीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाना है। टी के एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना है, ठीक है। टी का कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना। और हम जानते हैं कि उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाने के लिए पहले हमें उसका कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैपिटल का फाइनल बैलेंस ही हम ट्रांसफर करते हैं एग्जीक्यूटर में। इसका मतलब ये जो हमने एग्जीक्यूटर में पेमेंट करनी है 4 इंस्टॉलमेंट्स में, ये भी हमें शो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये क्वेश्चन। सबको समझ में आया हमें क्या क्या करना है इस क्वेश्चन में? Yes, हमें sir. मेनली जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो होगा टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। लेकिन एग्जीक्यूटर अकाउंट पर पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो हम क्या करते हैं कि टी का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, और अब हम स्टार्ट करते हैं टीज कैपिटल अकाउंट।
ठीक है, टी कैपिटल अकाउंट ही बनाएंगे क्योंकि ना तो हमें इसमें बैलेंस शीट बनानी है और ना ही हमें इसमें किसी दूसरे का कैपिटल अकाउंट बनाने की कोई जरूरत है। तो सबसे पहले हमने टी के कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर किया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये बैलेंस कितना आया इसके कैपिटल का 75,000। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और इसके अगेंस्ट कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, तो बांट देंगे, टी को दे देंगे WCR। कितना जाएगा इसके पास 2/10। 2/10 कितना होगा 6,000, इसका शेयर चला गया। फिर एसेट साइड में देखते हैं, गुडविल है हमारे पास, तो अब हम गुडविल भी राइट ऑफ करेंगे इसके कैपिटल अकाउंट में। कितनी राइट ऑफ होगी 25,000 का 2/10 यानी 5,000। ये हमने गुडविल राइट ऑफ कर दिया, एसेट्स में हमें गिवन थी। अब आते हैं हम रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट पर। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन पे देखते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, पहले ये पता कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन में मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। 1,40,000 हो रही है, तो फिर पहले कितनी, सॉरी कम हो रही है, तो 10,000 का हमें लॉस हो जाएगा, तो मैंने -10,000 लिख दिया। ठीक है, ये क्या था हमारे मशीनरी। फिर इसके बाद है हमारा पेटेंट्स 40,000 के हैं, पहले 30,000 के थे, तो 10,000 हमारा प्लस हो जाएगा, प्रॉफिट हो गया पेटेंट्स। फिर नेक्स्ट है हमारा लीज होल्ड बी वैल्यूड एट 1,25,000। 1,25,000 का लीज होल्ड हो गया, यानी 25,000 का हमें प्रॉफिट हो गया लीज होल्ड। तो अब देखते हैं कि रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो रिवैल्यूएशन, इन दोनों को प्लस करो, इसको माइनस कर दो, तो 25,000 का प्रॉफिट आ रहा है रिवैल्यूएशन। इस प्रॉफिट में से टी को कितना मिलेगा, टी को मिलेगा 2/10 यानी 5,000। तो हमने लिखा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सभी के कैपिटल अकाउंट्स नहीं बना रहे हैं क्योंकि हमें बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है, तो दूसरों के कैपिटल अकाउंट बनाकर करेंगे भी क्या, हमें सिर्फ टी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांट दिया। अब आते हैं गुडविल के एडजस्टमेंट पे। गुडविल हमें कितनी गिवन है, गुडविल हमें निकालनी पड़ेगी। 2.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। तो लास्ट 4 years के एवरेज प्रॉफिट क्या है हमारे पास 65,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000 प्लस 75,000। तो ये है 2,80,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5/2। तो ये हमारी गुडविल आ जाएगी 1,75,000। ये गुडविल है। इसमें टी का शेयर क्या होगा 1,75,000 इंटू 2/10, यह आएगा 35,000। तो 35,000 इसमें टी का शेयर आया। कौन देगा, बचे हुए पार्टनर्स देंगे अपने गेनिंग रेशियो में बाय, एक तो आर देगा और बाय एस देगा। तो इनका बेटा न्यू रेशियो हमें गिवन नहीं है, तो इनका न्यू रेशियो सेम हो जाएगा 5:3, और ये 35,000 5:3 में देंगे। तो 21,875 आर देगा और 13,125 एस दे देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, आगे चलते हैं। अब देखते हैं हमें और क्या क्या देना है। तो सबसे पहले अब हमने देखा कि हमारा इसका प्रॉफिट का शेयर रह गया। ठीक है, 1 अगस्त तक मरने से पहले तक का इसका प्रॉफिट का शेयर हो गया। तो पहले तो बेटा हमें प्रॉफिट देखना पड़ेगा कितना था, कितने पीरियड का 1/4/2020 से, सॉरी इसमें 1/4/2018 दिया हुआ, 1/4/2018 से 31/7/2018 तक का। तो इस पॉइंट में बोला हुआ है पॉइंट नंबर सी में कि जो पिछले साल का प्रॉफिट था वही हम मानकर चलेंगे कि इस साल भी हमने कमाया है। क्या हमें पिछले साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, चेक करो। पॉइंट नंबर ए में देखो 17/18 75,000 दिया हुआ है। हमने जो एवरेज प्रॉफिट निकाला था उसके लिए हमें लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी दिया हुआ है।
तो 75,000 लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 12 महीने का, और इस साल कितने महीने काम किया है हमने? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अच्छा, हमने कितने महीने काम किया है? 4 महीने। तो 4 महीने का प्रॉफिट कितना होगा? अगर 12 महीने का 75 था लास्ट ईयर, तो 4 महीने का कितना होगा? 75,000 डिवाइडेड बाय 3, 25,000 प्रॉफिट आ गया हमारा। क्या ये प्रॉफिट टी का है? नहीं, ये तो पूरी फर्म ने कमाया है। तो हम टी का शेयर निकालते हैं, टीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। 25,000 को इसके रेशो से मल्टीप्लाई कर दो 2/10 से, तो 5,000 इसका प्रॉफिट का शेयर आ गया। ठीक है, अब क्योंकि इनका न्यू रेशो चेंज नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, क्या एंट्री पास करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट टू टीज कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू टीज कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 5,000। ठीक है, क्लियर है सबको? हमने कैसे प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट किया और फिर इसको पे किया, सबको समझ में आ गया? यस सर। किसी को कुछ पूछना है बेटा, फिर मैं आगे चलूंगा। चलो, तो सबको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इसको कितनी पेमेंट करनी है। तो निकालते हैं 75,000 प्लस 11,000 प्लस 35,000 प्लस 5,000 माइनस 5,000, तो 1,21,000 की अभी इसकी टोटल पेमेंट आ रही है। तो इसको हमने 21,000 रुपए फिलहाल पे कर दिए टू बैंक, बैंक दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी इसके एग्जीक्यूटर में कितने ट्रांसफर हुए? टू टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट 1,00,000 रुपए ट्रांसफर हो गए। ठीक है, तो टी के एग्जीक्यूटर में कितने ट्रांसफर हुए? 1,00,000, 21,000 रुपए हमने इसको पे कर दिए। उसके बाद जो पैसे बचे 1,00,000, ये हमने इसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर दिए। अब एग्जीक्यूटर को पेमेंट किस तरह जाएगी? एग्जीक्यूटर को पेमेंट हम हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में करेंगे। ठीक है, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। समझ में आया सबको यहाँ तक हमने कैसे किया है ये? यस सर। ठीक है, तो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में करेंगे। 1,00,000 हमने ट्रांसफर कर दिया। तो चलो अब टी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते हैं। टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो कौन सी डेट को हमने ट्रांसफर किया होगा? 1 अगस्त को ट्रांसफर किया होगा, 1 अगस्त 2018 को, बाय टीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना आएगा? ये आएगा 1,00,000। 1,00,000 हमने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक्चुअल में हमें बस ये कहा हुआ है कि टी का एग्जीक्यूटर बनाना है, लेकिन हमें ये नहीं बोला हुआ कि उसके एग्जीक्यूटर को हम पूरा बनाए या नहीं बनाए, यानी पूरी पेमेंट तक बनाए या नहीं बनाए, तो हम उसको यहीं पर छोड़ेंगे। ठीक है, तो 1 या फिर 31/8/2018 को क्या बैलेंस आएगा इसके एग्जीक्यूटर में? 1,00,000। ये लो, ये हमारा आंसर था। इस आंसर को निकालने के लिए हमने इसका पूरा कैपिटल बनाया। कैपिटल पूरा बनाने के लिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी निकाला हमने, गुडविल का ट्रीटमेंट भी किया। ठीक है, इसको जो प्रॉफिट का शेयर मिलना चाहिए था इस साल का, वो भी हमने कैलकुलेट करके इसको दे दिया। अब बोलो, क्या सबको समझ में आया? कुछ पूछना है किसी को? सर हमने वो अकाउंट कंप्लीट क्यों नहीं किया? हाँ, सर हमने टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट कंप्लीट क्यों नहीं किया? कंप्लीट इसलिए नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे लिखा नहीं है कि हमें इसको फुल फाइनल पेमेंट तक शो करना है। तो हमने सिर्फ उसका एक एग्जीक्यूटर बनाकर दिखा दिया और उसमें पैसे ट्रांसफर करके दिखा दिए। ओके सर। ठीक है, और सब बताओ बेटा, सबको समझ में आया? कुछ पूछना है इसमें?
नहीं सर, क्लियर है सर। चलो, तो अभी हम एक क्वेश्चन और करेंगे, बस एक ही क्वेश्चन करेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में हमें एग्जीक्यूटर का फुल अकाउंट बनाना है, लिखा हुआ है। तो अभी टाइम हमारा कंप्लीट होने वाला है, तो फिर से ज्वाइन करो, फिर हम 36 स्टार्ट करते हैं।